और अब मैं अगले सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। लगातार कई बार ये सांसद रह चुके हैं, क्योंकि अगर नंबर का जिक्र करूंगा तो एक आधी बार आगे पीछे हो सकता है। विधायक रह चुके हैं, थोड़ी भूमिका बांध लीजिए, उसके बाद आप आइएगा। ये देखिए, तालियों से स्वागत कीजिएगा जोरदार जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष संरक्षक श्री पप्पू यादव जी का। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद पप्पू यादव जी का देना चाहूँगा कि बहुत प्रोत्साहन हर लिहाज से ये हमको कह रहे हैं कि लगातार आप सीमांचल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ तरीके से आपके बीच में आऊंगा, बातों को रखूंगा और बताऊंगा उस क्षेत्र विशेष के बारे में क्या समस्या और क्या ज़रूरतें यहाँ के लोगों की। और अब आइए, आत्मनिर्भर बिहार में हम करते हैं पप्पू यादव जी से अररिया की बात। पप्पू जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मेरा आपसे बहुत पुराना रिश्ता है। जी न्यूज़ बिहार झारखंड, जी न्यूज़ हिंदुस्तान अपने आप में एक विचार है। आप बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज़ बनने का पुनः प्रयास किए हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, अररिया कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, फारबिसगंज कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, गांव कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, और युवा और आने वाला जो फ्यूचर है प्रेजेंट के साथ, वो एक बेहतर उनके जीवन का विकास कैसे होगा, इसमें आपने बिहार के कई सारे माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सांसद और कई सारे सामाजिक सरोकार रखने वाले अलग अलग विभिन्न स्तर के आप बुलाते हैं, और उससे आप लोगों, आपके प्रयास को मैं प्रणाम करता हूं, आपका मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जैसे बहुत साधारण आदमी, पूरा फुटपाथ पर रहने वाले को ही बुला लेते हैं आप। जी न्यूज़ में कहाँ हम लोग की एंट्री नहीं हो पाती। ये देखिए, आपका बड़प्पन है। मैं क्योंकि खुलकर बोलता हूं जो भी कोई बात होती है। आप एक राजनेता हैं, और जो राजनेता होते हैं, कहते हैं ना, नेता, जनता ये कहती है कि नेता चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं या चुनाव हारने के बाद चले जाते हैं। लेकिन ये पप्पू यादव ही हैं कि चुनाव जीते हारे, चुनाव आने वाले हों या चुनाव चले गए हों, जब बाढ़ आती है या चमकी बुखार होता है, जब किसी अस्पताल में मरीज को उसके मृतक परिवार को बंधक बनाए लिया जाता है, या फिर किसी भी तरह की सरोकार की बात होती है, लॉकडाउन की बात होती है, रोटी और भूखे को खिलाने की बात होती है, तो पप्पू यादव वहां पर खड़े होते हैं। ऐसे साधारण व्यक्ति पप्पू यादव हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में ये परसेप्शन क्यों है कि पप्पू यादव करते तो बहुत कुछ है, लेकिन लोगों का प्यार इन रिटर्न उनको नहीं मिलता है। और पप्पू यादव सामाजिक क्षेत्र में अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं नकारात्मक उनका रुख दिखाई देता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले समझिए एक बात, जो दूसरों को मार कर जीता है वो विकृति है, जो अपने लिए जीता है वो प्रकृति है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो संस्कृति है। तो हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार को पप्पू यादव में झलक में देखिए ना, कहाँ दूसरों को मार कर जीने की विकृति में आप खोए रहते हैं। राजनीति दूसरों को मार कर जीने की विकृतियां हैं। आप उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं आना चाहता हूँ अररिया से। अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 गरीबी आपके सेंसस में 2008 के सेंसस में।
अररिया में 33% लोगों के पास मात्र रोजगार है, 57% लोगों के पास अररिया में रोजगार नहीं है। एजुकेशन अररिया में है 4.2, अररिया का पर व्यक्ति कैपिटा इनकम है 5,372 रुपया। ताली मत बजाइएगा। पटना का पर कैपिटा व्यक्ति का इनकम है 53,000 कुछ, सीभर का 7,800, सुपौल का 5,800 कुछ रुपया, कटिहार 5,172 रुपया, अररिया 5,433 रुपया एक व्यक्ति का इनकम। आत्मनिर्भर बिहार में आप ऐसा ऐसा दर्शन खोज के लाते हैं रविंद्र जी। एक छोटा सा सवाल, इसमें एक जानकारी मेरे उन दर्शक जो टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनको ये भी बता दीजिएगा आप आंकड़ों के साथ साथ कि आपने अररिया का प्रतिनिधित्व कितने साल और किस वर्ष में किया था? मैं आपको बता दूं, मैं लगातार जब मैं अमेरिका से लौटा, मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार 90 से एमएलए और 6 बार सांसद, 1 बार एमएलए, 7 बार। आपको मैं वहीं पर लाना चाहता हूं। नहीं तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो चीज मिस हो रही थी कि आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व भी किया और आपने यहाँ की अररिया में जो कमी रह गई या कमी क्या कहें, जो मैं 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहा, 1 बार इंडिपेंडेंट एमएलए रहा। एमपी ज्यादा जरूरी है या इंडिपेंडेंट एमपी ज्यादा जरूरी है? मैं आपको बता दूं ना, डेवलपमेंट का संबंध कहां से है। 17 साल एक सरकार, अभी एनडीए की सरकार, ठीक है, और उसके पहले 15 साल यूपीए की सरकार, 17 और 15, और दिल्ली में लगातार 6 साल एनडीए की सरकार। कोसी और सीमांचल, जीवेश जी ने कहा मिथिलांचल, मिथिला और मैथिली। पहले तो जीवेश जी को मैं बहुत धन्यवाद दूं, मैथ्यू राजा से मैथिली की संस्कृति का निर्माण हुआ। उनको मैं एक जानकारी दे दूं जीवेश जी को कि इनके प्रधानमंत्री पर्यटक स्थल में 11 बस चलाए थे जनकपुर से, पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाई थी। जीवेश जी, आपके प्रधानमंत्री ने 5 वादे बिहार को किए। पहला वादा किया विशेष पैकेज, नहीं मिली। दूसरा वादा किया विशेष राज्य का दर्जा, नहीं मिला। तीसरा वादा उन्होंने किया पर्यटन, 7 करोड़ रुपया मात्र पर्यटन के बजट पर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया 472 करोड़ रुपया बजट में, हिमाचल को दिया 1233 करोड़ रुपया बजट में, गुजरात को दिया 164 करोड़ रुपया बजट में, और बिहार को दिया पर्यटक बजट में पहली बार 55 लाख रुपया, सेकेंड में 86 लाख रुपया। सब मिलाकर के 6 सालों में एनडीए की सरकार ने भारत सरकार के द्वारा 7 करोड़ 86 लाख का पर्यटन में बजट दिया बिहार को। और जिस बस की शुरुआत प्रधानमंत्री जनकपुर से किए, आश्चर्य है, एक देश का प्राइम मिनिस्टर किसी चीजों का उद्घाटन करता है और वहां से 100 मीटर भी वह बस अभी तक नहीं चला, वो जनकपुर में ही वो बस लगी हुई है। क्योंकि ये प्रश्न आपका था, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे की कि सरकार किसकी, इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं होने के पीछे 2 सबसे बड़े कारण। उसके पीछे कारण क्या है? एक है जाति व्यवस्था, मिथिला और कोसी, और दूसरा है मजहबी व्यवस्था, सीमांचल, हिंदू मुसलमान। कोसी है जाति और मिथिला है बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमारे पूर्वजों ने और हमारे फ्यूचर ने और हमारे प्रेजेंट ने इस बिहार के बारे में, आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आप इसको समझिए।
जिन लोगों को आत्मनिर्भर का पता ही नहीं है, सर पहले तो आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि जब हमारी इकोनॉमी ही हमारे जीवन के निर्माण का सबसे बड़ा रीढ़ है और एजुकेशन, हम जाने जाते हैं टीवी, दम्मा, पलायन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं इन सब चीजों मैं जाना क्या चाहता हूं, मैं उसको ला रहा हूं। सर सबसे ज्यादा पानी की आर्सेनिक, आयरन पानी, जिसके चलते बीमारी मेरे जीवन का सबसे बड़ा कैंसर, टीबी, दम्मा, ये हमारी बीमारी का वर्ल्ड के हिस्ट्री में, मैं बहुत क्लियर, थोड़ा सा समझ लीजिए, 66% कुपोषण दुनिया का सबसे ज्यादा सीमांचल और कोसी है। 66% सर, वर्ल्ड में आपने कभी सुना नहीं होगा कुपोषण। और जिस देश में, जिस प्रदेश में, ये आंकड़ा कहाँ का है आपका? ये आंकड़ा कहाँ से दिया आपने? सर अभी नहीं, मुझे बताइए ना सर, अभी 2008 का आंकड़ा है, मैं आपको इंडेक्स दे देता हूं। ठीक है, ओके, नहीं ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। मैं इसीलिए लिखा हुआ हूं सर, मैं रिकॉर्ड में चाह रहा हूं, भारत सरकार का है सर, भारत सरकार की रिपोर्ट है, बहुत क्लियर सर। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए मैं मोदी जी नहीं हूं कि टेलीपेंटर पढ़ के पढ़ूंगा, आपको बोलूंगा। बहुत बढ़िया। मैं एक बात आप समझिए, लेकिन एक बात आप जानिए मेरा, बहुत क्लियर है सर। पप्पू यादव जी, मैं जान गया, अब मेरी बात भी आप ये जान लीजिए, मेरी बात भी ये जान लीजिए, 66% बच्चे जिसके कुपोषित हो। आप मोदी नहीं है या आप यहाँ बिहार के और नेता नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहार की जनता चाहे कुछ भी होता है, तो फिर ये बताइए कि बिहार की जनता हालिया चुनाव में जो 3 महीने के अंदर कहता है कि मैं काया पलट कर दूंगा, उसको नहीं चुनती है, जिसको 10 साल से चुनती आ रही है, 15 साल से चुनती आ रही है, उसका चुनाव कर लेती है। वही बात मैं कह रहा हूं, आप जनता पर मत जाइए, सुना जाए जनता पर। लोकतंत्र में जनता ही है सब कुछ। लोकतंत्र में कबीर को भी पढ़िए ना, लोकतंत्र में गुरु गोविंद को पढ़िए ना, लोकतंत्र में राम को पढ़िए ना, लोकतंत्र में जस्टिस क्राइस्ट को पढ़िए ना। लोकतंत्र में पप्पू यादव को उनसे क्यों जोड़ रहे हैं आप? सर एक बात समझिए ना, बुद्ध को इस भारत ने नहीं माना। पप्पू यादव को आप उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? पप्पू यादव नहीं सर, पप्पू यादव जितने नाम आपने लिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का, उनकी राजनीतिक दल का क्या नाम था? उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? मेरी बात तो समझिए ना सर, इस भारत ने कभी भी, सीता को भी अग्नि परीक्षा के बाद राम को छोड़ना पड़ा सर। ये आप हिस्ट्री में मत जाइए सर, मैं जाऊंगा तो अनर्थ होगा सर। बाबा साहब अंबेडकर जिसने संविधान की रचना, पप्पू यादव जी की अग्नि परीक्षा कब तक चलेगी? पप्पू यादव जी की अग्नि परीक्षा कब तक चलेगी? संविधान की रचना की सर, पप्पू यादव की अग्नि परीक्षा है ये। रचना की, नेहरू जी के पानी पिलाने वाले लोगों ने बाबा साहब को हरा दिया। ये कंट्री है सर, जेपी को, लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर को, शीला दीक्षित को, चंद्रबाबू नायडू को, सर शिबू सोरेन को एक क्रिमिनल राजा पीटर ने चलो हराया। तो इतनी मेरी बात भी तो सुनिए, तो क्या आप चाहते हैं कि 100 साल बाद पप्पू यादव को भी ऐसा याद किया जाए? सर तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मेरे को आप मुख्यमंत्री दीजिए, एक बार मौका दीजिए? समझिए ना, पप्पू यादव को याद किया जाए या याद ना किया जाए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आप आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं, और जी झारखंड का प्रयास और रविंद्र जी का प्रयास, जिस बहुत ही गंभीरता के साथ आप बात करते हैं, उसमें आपको यह जानना पड़ेगा कि पहले हमें जीवन की लिविंग स्टैंडर्ड को समझना होगा, और हमें व्यवस्था को समझना होगा कि हम कहां हैं, स्थिति क्या है, इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन क्या है, समाज क्या कहता है, राजनीति क्या कहती है, परिस्थितियां क्या है। सीधा यह कहना किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक हॉस्पिटल के कारण, सर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरा बहुत क्लियर है सर। मेरे यहां किसी एक साथियों ने कहा मक्का, हमारे एक विधायक जी ने, एमपी साहब ने, हमारे एक विधायक जी ने कहा मखान। 96.7% मखान इंडिया और वर्ल्ड को हम देते हैं, बिहार 96%। 40% आज से 43 साल पहले चीनी हम भारत को देते थे। आज 18% चीनी
मात्र हम डेवलप करते हैं, निकालते हैं, उत्पादन करते हैं। आज डेनमार्क से ज्यादा दूध देने की क्षमता सिर्फ कोसी सीमांचल और मिथिला को था, जहां मधेपुर में एक फैक्ट्री, चाली मत बजाइए, एक फैक्ट्री का निर्माण हुआ। 2 फैक्ट्री का निर्माण भारत में हुआ नेहरू के समय, एक हुआ गुजरात में और एक हुआ बिहार के मधेपुर में। हम 56 साल पहले उस फैक्ट्री को बंद कर दिए और आज तक उस दूध प्रोडक्शन पर बात नहीं की। हम 25 रुपये से 35 रुपया दूध हमारे जीवन को आत्मनिर्भर नहीं बना पाया। हम डेनमार्क में 164 रुपया केजी दूध बेचते हैं। वहां की गाय, वहां की भैंस मिनिमम 86 लीटर दूध देती है और मिथिला कोसी सीमांचल की गाय 9 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर क्रॉस नहीं करती है। और जो दूध का आत्मनिर्भर उत्पादन की बात करता है, वह जितनी लागत लगाता है उससे ज्यादा मेहनत, मजदूरी और लागत लगा करके वो चुपचाप रोता है। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, अब सवाल ले लीजिए ना। ठीक है, अब मेरे ये अब आपका नजरिया जाना, आपने जो वस्तु स्थिति है वो बताई, तो क्या हम निराशावादी बनकर ऐसे ही बैठे रहे? नहीं। रास्ता कैसे निकलेगा? इस सवाल का भी तो जवाब देंगे ना। 17 साल के बाद रास्ता कैसे निकलेगा? आप रहेंगे। पप्पू यादव जी को मुख्यमंत्री बना देता, रास्ता निकलेगा 17 साल क्या? के बाद भी आप फारबिसगंज में आप डेवलप करना चाहते हैं। सर, गुलाब बाग और फारबिसगंज अंतरराष्ट्रीय बाजार का 2 सबसे बड़ा मुख्य केंद्र। यदि नालंदा और विक्रमशिला मेरे इतिहास का, या आर्यभट्ट की शून्य की शुरुआत करने वाला और वर्ल्ड की आर्थिक जनक की मगध का इतिहास, राजा अशोक का वो दिन, पर्यटक एक नहीं है सर, किन्हीं को 2 या 1 की बात करने की छोड़ दीजिए। सर, आपको आश्चर्य होगा, हम वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 पर्यटक में आते हैं, लेकिन हम बिहार नहीं, इंडिया के सबसे अंतिम पर्यटक स्थान पर हम हैं। सर, हम शुरू करें यदि दुनिया में, तो हम यदि राजा जनक, मिथिला, यदि राम रामायण की कथा से शुरू करें तो सीता का घर, पाहुन का आना, जीवन में महाभारत के इतिहास का कर्ण की भूमि अंग देश। आपको आश्चर्य होगा सर, बुद्ध और महावीर से लेके गुरु गोविंद और गुरु तेग बहादुर, पाटली से लेके वैशाली, केसरिया से लेके वाल्मीकि, आप एक इतिहास नहीं है सर। विश्वामित्र का बक्सर, बाबू वीर कुमार सिंह। पप्पू यादव जी, मुझे लगता है कि इतिहास से हमको सीखना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। यदि डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेशन खत्म करके फिर अगले सेशन की ओर बढ़ना होगा। मैं उसी बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 4 चीज को याद रखना पड़ेगा। नदी 14 प्रकार की, मछली 16 प्रकार की, मखान, पान, धान, मक्का, फल और सब्जी। सर, वर्ल्ड हेरिटेज में हम सबसे ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता, बिहार के पास 28 प्रकार की मिट्टी, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला किसान और मजदूर और यूथ। और मेरे यहां आपको आश्चर्य होगा, अररिया कोसी सीमांचल में सर बेरोजगारी का आलम यह है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। नहीं पप्पू जी, आपका नजरिया भी जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि हर पहलू और हर नजरिए को जब तक टटोलेंगे नहीं, तब तक चीज निकल कर सामने आएंगी। 17 साल हो गए सरकार को। बिल्कुल सर, मेरे यहाँ मक्का दुनिया का सबसे ज्यादा है। हम 800-900 रुपया क्विंटल मक्का अपनी जिंदगी को नहीं जर पाते। सर, समझने का प्रयास कीजिए, न्यूनतम मूल्य की कीमत 21 फसल पर है भारत में, 63 फसल है भारत में सर। और हम जीवन में दुनिया में सबसे ज्यादा 3 फसल पैदा करने की क्षमता बिहार रखता है, मिट्टी 28 प्रकार। लेकिन हम धान और गेहूं, अगले बार सर इसको समझिए कि कृषि पर आधारित रोजगार को, अब पानी से मछली, पानी से मकान, पानी से को हम कितना आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब बाढ़ की स्थिति, इसको सर समझिए, हम मात्र 33 सालों में 25,000 अरब रुपया, करोड़ रुपया सिर्फ बाढ़ में खर्च किए हैं। नदी के बालू निकालने, स्लेटिंग पे, गाद पे नहीं निकालने में हमने जो लूटा है वो है सर 3.5 लाख करोड़ रुपया। नहर, केनाल, शहर और नदी का बांध हम यहां कनकई में, फारबिसगंज सर कभी डेवलप नहीं करेगा।
हमको कुछ नहीं करे फारबिसगंज जोगबनी में, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आप फारबिसगंज के चारों तरफ नदी थी, सारे माफियाओं ने नदी पर कब्जा लेकिन कर लिया। पप्पू यादव जी बस मैं यहीं पर मैं खत्म मैं करना एक चाहूंगा बात सेशन मैं को। आपको जी, बता जी। देना चाहता हूं, और ये बहुत बेहतर बात होती पोर्ट कि है। आपने अपने वक्त अपने संसदीय सर ये संसदीय काल के जोगबनी दौरान है, आपने क्या कुछ किया सर, था सर, उसका ये भी जो- आप अगर जिक्र कर मैं लेते उसी पर खाली आता हूं। इंडिपेंडेंट में सर, सांसद मैं रहा उसी उस पर आता बात हूं। से आपने पीछे छुड़ाया, सर, लेकिन मैं- आपका जो विजन है, सर, मैं आपकी उसी- जो बातें हैं वो जाहिर तौर सर, पर एक बहुत बात कुछ मैं है कहूं और आपसे, बिल्कुल वो ग्राउंड आपने अभी कहा कोरोना में पप्पू 24 करोड़ रुपया बाय अकाउंट पूरे देश के मजदूर को, बाय अकाउंट, नॉट ए चेक एंड हैंड, बाय अकाउंट 24 करोड़ रुपया भारत के मजदूरों के और जाहिर तौर account पर में। इसीलिए सर, इसीलिए सर, बड़ी आप बात की बिल्कुल बात करते हैं, मेरी बात वही नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे को खत्म करना पड़ेगा, अगले सर, सेशन में मैं जाऊंगा मैं। हाई डैम की लड़ाई 83 में शुरू किया क्योंकि ये बात बहुत लंबी चल जाएगी, तो सर आगे भी सेशन जी आप आत्मनिर्भर आप करिए, हाँ। लेकिन मेरा एक बात है, यदि जोगबनी और फारबिसगंज और अररिया को आप डेवलप करना चाहते हैं, सर जोगबनी तो सिर्फ पीस एंड प्रोस्पेक्ट 2 काम आप कर दीजिए, कुछ मत करिए। सिर्फ आप इस इलाके में पहले जूट था, गन्ना था, समाप्त हो गया, ठीक। अब आया मक्का जी। ठीक है। यहां पर हम कनकई नदी से लेके, केहर से लेके, महानंदा, कोसी, कमला बलान, भूती से लेकर के हम 14 नदी से घिरे हुए हैं। सर हम नदियों की जिंदगी हमारे यहाँ, लास्ट में 2-3 बात करके खत्म करूंगा। मेरे यहाँ इतनी पोखर है, ये मोती सितवा के भीतर पैदा करने की क्षमता, मखान पैदा करने की और मांस पैदा करने की क्षमता। हमें पीस और एक अच्छा बाजार, फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय जोगबनी का बॉर्डर, वर्ल्ड के इतिहास में यदि मैं यहां पर पीस दे दूं और हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और उसके जीने के रास्ते दे दूं, तो जोगबनी का यह बॉर्डर इस अररिया को आत्मनिर्भर बनाने में कमी नहीं रख सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन्हीं बातों के अंतर्राष्ट्रीय साथ, की बात मैं आपकी इन्हीं बातों के मैं साथ। सिर्फ जी, जी। लास्ट कर रहा हूं। हाँ। क्यों सीमांचल की बात, ये अंग देश भी है, मिथिला भी है, अंग देश और मिथिला की संस्कृति के बीच कोसी और सीमांचल का बाइफर्केशन, आप किसी न किसी कर्म के आधार पर बाइफर्केशन। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां नेपाल के शराब, इसको सुन लीजिएगा, नेपाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तस्कर, यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोरस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यहां। आप विस्तार से और भी आगे बात करेंगे, सारी प्रॉब्लम का आपने सारी बातों को रखा है, सारी बातों को रखा है, उसका एड्रेस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। 7 मर्डर हुए हैं सर, करना चाहूंगा मैं पप्पू यादव जी आपका की हत्या, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं पीस करके, अनपीस करके आप अभी पवन केडिया की हत्या की, आप उसके पहले एक व्यवसायियों को मार दिया, अभी गांव में एक पीटते पीटते 1 महीना के अंदर आपकी बातों को यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हमारे माननीय विधायक जी भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका पप्पू यादव जी, और अगले सेशन का हम रुक करना चाहेंगे। पप्पू यादव जी लगातार बात होगी, अगले सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर अरविंद चौधरी साहब, कार्यपालक अभियंता है ग्रामीण कार्य विभाग फारबिसगंज के। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद चौधरी जी। थैंक यू पप्पू यादव जी। इनसे जल नल योजना पूछ लीजिएगा और स्वच्छता भी इनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जल नल योजना का आधार कार्ड क्या हुआ यह पूछ लीजिए। आप इधर बैठ जाइए ना, आइए आप आ जाइए। मैं तो जा रहा हूं। नहीं आप आ जाइए प्लीज। और जल नल योजना में 30 रुपया ये कब से लेंगे यह पूछ लीजिए। वही जवाब आइए सर। और जल नल योजना में बिहार से साउथ वाला लूट के कितना गया है यह पूछ लीजिएगा। क्या भेटनर लोग को बुलाते हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद चौधरी।